डिवीजन फेज कहा जाता है विभाजन अवस्था, और यहां से G1 से G2 तक की अवस्था है उसे इंटरफेज कहा जाता है। ठीक है, उसे इंटरफेज कहा जाता है, यानी अविभाजित अवस्था, इंटरफेज यानी, ठीक है, अंतरावस्था भी जिसे हिंदी में कहते हैं। ये विभाजन अवस्था होती है, और इस विभाजन अवस्था के दौरान ही ये जितने भी विभाजन आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इनमें ये विभाजन अवस्था है। लेकिन यहाँ पर समसूत्री हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि समसूत्री में किसी भी प्रकार का गुण, सॉरी, यहाँ पर अर्धसूत्री हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री में किसी भी प्रकार का कोई गुणसूत्र यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम ओनली समसूत्री और अर्धसूत्री की ही बात करेंगे। अब समसूत्री जो विभाजन होता है, ये समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? ये भी कायिक कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है, और इस विभाजन के दौरान समान सूत्रों का निर्माण होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? समसूत्री। समान सूत्रों का मतलब यानी यहाँ पर डीएनए की संख्या, यानी जो गुणसूत्रों की जो संख्या है उसमें कोई कमी नहीं आती है। अगर मदर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई गुणसूत्रों की कोई कमी नहीं होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गुणसूत्रों की कमी नहीं होती है। तो एम फेज में बात कर लेते हैं, तो एम फेज भी अलग अलग भागों से मिलकर बनी है, अलग अलग प्रावस्थाओं से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे पहले आती है प्रोफेज। प्रोफेज, दूसरी आती है मेटाफेज, तीसरी आती है एनाफेज, और चौथी आती है टीलोफेज। यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन्हें चार प्रावस्थाओं से मिलकर आपकी एम फेज यानी डिवीजन फेज बनी होती है, और इसी के दौरान कोशिका का मेन जो विभाजन है वह इन्हीं प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं में ही कोशिका का विभाजन होता है, और पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बन जाती है। तो यह जो चीजें होती है ये इन्हीं विभाजनों में संपन्न होती है। तो अब एक एक करके सारे टॉपिकों को अपन क्लियर कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि किस तरह से इनका विभाजन होता है। तो बात कर लेते हैं अपन प्रोफेज की, और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था के दौरान क्या हो जाता है कि प्रोफेज के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी चीजें चलती है, तो मैं डायग्राम बेस आपको सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा कि प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि G2 के बाद में जस्ट कौन सी अवस्था आती है? प्रोफेज आती है, यानी G2 के बाद में सबसे पहली प्रावस्था प्रोफेज आती है। अब इस प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि हमने देखा था कि G2 के अंदर जो कोशिका थी उस कोशिका के अंदर अभी सिर्फ क्या उपस्थित था? क्रोमेटिन जाल। यानी इस क्रोमेटिन जाल में वृद्धि तो हो गई थी, यानी इस एस फेज में इसमें नया क्रोमेटिन जाल बन गया था रेप्लिकेशन के थ्रू। अब क्या होगा कि जैसे ही ये प्रोफेज अवस्था में ये क्रोमेटिन जाल यानी ये प्रवेश करेगी, तो यहां पर भी क्या होता है कि कोशिका विभाजन की दो तरह से ही विभाजन होता है। प्रोफेज के बाद यानी पहले की अवस्था बता रहा हूं आपको, विभाजन अवस्था के अंदर भी दो तरह का विभाजन होता है। एक तो होता है केंद्रक विभाजन, एक तो होता है कौन सा? केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और दूसरा विभाजन होता है जीव द्रव्य विभाजन। यानी ये प्रोफेज की पहले की बात कर रहा हूं, ये प्रोफेज के अंदर नहीं है, ये मैं अलग से विभाजन की बात कर रहा हूं। यानी दो तरह से विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है जीव द्रव्य विभाजन। अब इसी कोशिका के अंदर दो तरह के विभाजन चलेंगे, इसी कोशिका के अंदर दो तरह के विभाजन चलते हैं, जिसमें पहला केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है जीव द्रव्य विभाजन। इसी कोशिका के अंदर दो तरह के विभाजन होते हैं, केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है जीव द्रव्य विभाजन। अब केंद्रक विभाजन का मतलब क्या है? यानी ये आपका क्या है? कोशिका का केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है कि आपका डीएनए पाया जाता है, और इसी डीएनए में क्या हो जाते हैं? विभाजन होते हैं। और दूसरा कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का भी क्या होगा? विभाजन होगा।
तो ये दो तरह के जो विभाजन होते हैं वो जनरली कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन में ही सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज अवस्था, यानी ये केंद्रक विभाजन की ही सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज अवस्था। तो यहां पर केंद्रक विभाजन के दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि एक कोशिका है और उस कोशिका में क्या उपस्थित है कि क्रोमेटिन का जाल है, यानी अभी ये गुणसूत्र बने नहीं है और ये क्रोमेटिन का जाल होता है, और क्रोमेटिन का जाल में क्या हो जाते हैं लगातार यहाँ पर बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी ये जो केंद्रक होता है ये धीरे धीरे छोटे 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 धागों के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, और ये धागे बाद में गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। यानी ये धागे जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं ये ही बाद में क्या बना लेते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं, यानी क्रोमेटिन जाल बनाते हैं। और गुणसूत्र में कैसे बनते हैं आपकी उसकी प्रक्रिया में आपको समझा देता हूं क्या होता है। सबसे पहले जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर उपस्थित जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में यहाँ पर क्या हो जाता है कि कोशिका जब प्रोफेज में एंट्री करती है, प्रोफेज अवस्था में एंट्री करती है, तो उसके दौरान जो उपस्थित जो यहाँ केंद्रक द्रव्य है इस केंद्रक द्रव्य को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में केंद्रक क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के बाद में क्या हो जाता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होने लगता है, संघनित होने लगता है। संघनित का मतलब इकट्ठा होने लगता है। अब जब ये क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा होने लगता है तो लंबे लंबे रेशों के रूप में ये व्यवस्थित होने लगता है, और जब ये लंबे लंबे फिलामेंट्स के रूप में व्यवस्थित होने लगता है तो ये लंबे लंबे जो फिलामेंट है ये लंबे लंबे फिलामेंट बाद में कुंडलित हो जाते हैं। अब कुंडलित कैसे होते हैं मैं डायग्राम बता देता हूं। यहां पर क्या हो जाता है कि ये एक सेंट्रोमियर है, यानी यहां पर गुणसूत्र केंद्रक है और इसके आसपास ये ऐसे कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित होकर एक गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से ये डीएनए कुंडलित हो जाते हैं, और कुंडलित होने के बाद में ये गुणसूत्रों का क्या कर लेते हैं, निर्माण, और ये गुणसूत्र आपको देखने को मिल रही है। ये क्या है, गुणसूत्र। अब इन गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये जो आप देख रहे हो रिंग, ये डीएनए की रिंग है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस में बदल गया, कुंडलित हुआ, संघनित होकर कुंडलित हुआ, और कुंडलित होकर ये किसका निर्माण किया, इसने गुणसूत्रों का निर्माण कर दिया। अब गुणसूत्रों का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन इन गुणसूत्रों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर इनके ऊपर क्या हो जाती है, इन कुंडलों के ऊपर चढ़ जाती है। इसी कारण से जो यहाँ पर जो इसका डीएनए है वह क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है, यानी एक प्रोटीन आवरण इसके ऊपर चढ़ जाता है, और इसी से एक संपूर्ण जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम्स है उन क्रोमोसोम्स का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। यानी इस तरह से ये पूरे पूरे गुणसूत्र यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर क्रोमेटिन जाल से क्या बने, पूर्णतया, यानी पहले क्या था, क्रोमेटिन जाल, और क्रोमेटिन जाल से किसका निर्माण, गुणसूत्रों का निर्माण, ये इसी प्रोफेज अवस्था के अंदर होता है। यानी क्रोमेटिन मटेरियल से गुणसूत्रों का जो निर्माण है इसी प्रोफेज अवस्था के अंदर होता है। इसी प्रोफेज अवस्था में एक काम और होता है, यहां पर ये उपस्थित जो तारक काय है, यानी जो यहां पर जो तारक काय उपस्थित होती है, इस तारक काय के अंदर क्या हो जाता है, विभाजन होता है। इसी तारक काय में क्या हो जाता है, विभाजन। विभाजन होकर यहां पर ये क्या करती है, दो तारक काय बना लेती है। ठीक है, ये क्या बना लेती है, दो तारक काय बना लेती है। और ये तारक काय जो होती है, यानी ये तारक काय यहां से डिफरेंट पोल पर यानी विपरीत ध्रुवों पर ये चली जाती है, यानी इस साइड पर वापस से दूसरी तारकाई क्या हो जाती है। अगले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये तारकाई क्या करेगी, ये एक तो जहां की जा रहेगी लेकिन दूसरी कहां चली जाएगी, डिफरेंट पोल पर। तो अगले डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग अलग पोलों पर चली जाती है। अब जब ये अलग अलग पोलों पर चली जाती है तो इसके बाद में यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे ही गुणसूत्र बनकर तैयार होते हैं, तो गुणसूत्र बनकर तैयार होने के बाद में जो यहां पर जो केंद्रक के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रीय झिल्ली के नाम से हम जानते हैं, केंद्रक झिल्ली, उसी के